Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, hoping all of you are safe and sound. Well, let us start our today's lecture. You know that we have started our novel, and the novel is Mr. Chips. And what type of questions are going to be asked from novel when we talk about novel? These include synonyms and question answers only. ठीक है बेटे, आपका पहला चैप्टर जो है नॉवल का स्टार्ट हो चुका है. आपकी फर्स्ट टर्म में नॉवल के टोटल चैप्टर्स हैं 18 और फर्स्ट टर्म में शामिल होंगे 9 चैप्टर शामिल होंगे. तो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है बेटे. आपने पढ़ा बड़ी डिटेल में. फर्स्ट लेक्चर जो इसका हुआ था इससे पहले प्रीवियस वाला, उसमें आपको बताया गया था कि एक्चुअली मिस्टर चिप्स इज़ द मेन कैरेक्टर और द सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस सेंटर कैरेक्टर एंड इज़ बेसिकली अ जेंटल मैन एंड अ स्कूल मास्टर हु सर्व्ड ब्रुकफील्ड फॉर 45 years and he got retirement in the age of 65 and he got a room on rent at Mrs. Wicket's house and spent the rest of his life over there and died in the year 1933. तो हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टोरी है सारी फ्लैशबैक है, उसकी पुरानी यादों पर मबनी है. मिस्टर चिप्स जो है एक स्कूल मास्टर है और ये किसने लिखा है? जेम्स हिल्टन ने ये नॉवल जो है वो लिखा है, शॉर्ट नॉवल. और मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के बारे में है एज अ स्कूल टीचर और उसका सारी जो पास मेमोरी है वो हमें मेमोरीज हैं वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उसकी यादें, उसके वाक़यात, उसके स्टूडेंट्स के साथ रिलेशंस और मुख्तलिफ इंसिडेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे. तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि रिटायरमेंट के बाद, पहले चैप्टर में हम पढ़े कि रिटायरमेंट के बाद मिसिस विकेट के यहाँ ठहरा हुआ है और सामने जनाब स्कूल मौजूद है, ब्रुकफील्ड स्कूल घर के सामने ही, और वो बच्चों पे नज़र रखे हुए हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखे हुए हैं. डॉक्टर मेरीवेल उसकी तबीयत पूछने के लिए, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आता जाता रहता है 15 डेज़ के बाद. फिर हमने ये पढ़ा कि वो अब शेयर कर रहा है अपनी यादें कि पहला इंटरव्यू मिस्टर वेदरबाई ने लिया था तो तब क्या सूरत हाल थी, क्या क्या बातचीत हुई थी उस इंटरव्यू में, और फिर उसने एक क्लास भी ली थी जो उसको दी गई थी और हम वहाँ से पढ़ेंगे. आप पेज नंबर 2 है और लास्ट पैराग्राफ है. परहैप्स इट वॉज ही रिमेंबर दैट फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्डियल. ट्रीमेंडस क्या होता है बेटा? ह्यूज, ग्रेट, ह्यूज, ग्रेट, इनॉर्मस. और ऑर्डियल क्या होता है? ट्रायल, आजमाइश. ठीक है जी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेगा बेटा. ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रीमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप. प्रेप क्या है? प्रेपरेटरी क्लास. A September sunset more than half a century ago, कि सितंबर का महीना था, सनसेट था और हाफ अ सेंचुरी गो का वाक़या है. प्रेपरेटरी क्लास हो रही थी और उसको एक बड़ा इसका ट्रीमेंडस बहुत बड़ा उसका ऑर्डियल आजमाइश थी उस क्लास को लेना. ठीक है जी. बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस रेडी टू पाउंस ऑन हिम एज देयर लेजिटिमेट प्रे. लस्टी क्या होता है? हेल्दी, विगोरस, सेहतमंद. लस्टी, हेल्दी, विगोरस, एनर्जेटिक. और बारबेरियंस क्या होता है? बॉयंट. बॉयंट क्या होता है? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक, बॉयंट. ठीक है जी. अच्छा, रेडी टू पाउंस ऑन हिम. पाउंस मीन टू अटैक, पाउंस मीन टू अटैक. और लेजिटिमेट क्या होता है? लीगल. लेजिटिमेट मीन लीगल, लॉफुल, कानूनी हक को कहा जाता है. तो बिग हॉल था, बड़ा हॉल था, उसमें बड़े बदतहजीब और बदतमीज़ लेकिन बड़े ताकतवर सेहतमंद किस्म के बच्चे बैठे हैं और वह सब के सब उसे अपना शिकार, अपना कानूनी शिकार समझते हुए उस पर झपटने के लिए, हमला करने के लिए टीचर पर तैयार थे. हिज यूथ फ्रेश कम्प्लेक्शन्ड. ये देखिए इसमें करेक्टर स्केच आ जाता है मिस्टर चिप्स का कि वो कैसे थे. फ्रेश कम्प्लेक्शन्ड यानी फेयर कलर्ड. हाई कॉलर्ड. हाई कॉलर्ड क्या होता है? दैट इज़ अबाउट क्लॉथ्स हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉलर. एंड साइड विस्कर्ड. साइड विस्कर्ड होता है साइड बर्न्स. कलमी होता है ना, साइड बर्न्स.
पुराने ज़माने में फैशन था कि कल में रखी जाती थी साइड पे, तो साइड बर्न्स क्या होता है, दीज आर द फेशियल हेयर ग्रोन डाउन द साइड ऑफ द फेस, फेशियल हेयर ग्रोन ऑन द साइड ऑफ द मैंस फेस, ठीक है, नियर द ईयर्स। तो कैसा था जनाब, उसके बारे में बताया जा रहा है। मिस्टर चिप्स के बड़ा नौजवान था और बड़ी शादाब और तरोताज़ा स्किन थी उसकी, हाई कॉलर बड़े अकड़े हुए थे, और जनाब साइड बर्न्स जो ओल्ड फैशन था उस ज़माने में, फॉलोड इन दोज डेज, उस ज़माने में लोग फॉलो करते थे, फैशन वो अपनाए हुए था। एट द मर्सी ऑफ 500 अनप्रिंसिपल्ड रुफियंस, अनप्रिंसिपल्ड होता है अनएथिकल, अनएथिकल बदतहजीब, रुफियंस क्या होते हैं, स्काउंडलर्स क्या होते हैं, बदमाश कहा जाता है, बुरे लोगों को कहा जाता है। तो 500 के करीब बदतहजीब कहा जा रहा है स्काउंडलर थे, वो बच्चे थे जो उस पर झपटने के लिए तैयार थे। टू होम द बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर वॉज अ फाइन आर्ट, बेटिंग क्या होगा, टीजिंग, इन बच्चों के लिए नए आने वाले टीचर को तंग करना क्या था, बड़ा एक फ़ाइन आर्ट था, बड़ा एक मशगला था, एक ठीक है जी, एक फ़न था। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, उनके लिए गेम थी, स्पोर्ट मीन गेम, एंड समथिंग ऑफ अ ट्रेडिशन, और उनकी रवायत भी थी आने वाले टीचर को तंग करना। डिसेंट लिटिल बैगर्स इंडिविजुअली बट एज अ मॉब, मॉब क्या होता है, क्राउड को कहा जाता है, CROWD, जस्ट पिटीलेस, पिटीलेस क्या होता है, पिटीलेस कहते हैं क्रूअल, एंड इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल क्या होता है, अनअप्पीसेबल, बेचैन रूहें, बेचैन शख्स, अनअप्पीसेबल किसका मतलब हुआ, इम्प्लेकेबल का, ठीक है, पिटीलेस का मतलब क्रूअल। तो इनफरादी तौर पर कह रहे हैं मुझे नन्हे भिखारी नज़र आ रहे थे वो जिस तरह वो देख रहे थे। अगर क्राउड के तौर पे मैं उन बच्चों को देखता तो क्या था, बड़े ही जालिम और चुलबुले किस्म के बच्चे बैठे थे क्लास में। द सडन हश as he took his place at the desk on the dice, dice क्या होता है, रोस्ट्रम, और हश क्या होता है, साइलेंस। और जैसे ही मिस्टर चिप्स अपने रोस्ट्रम डाइस पे गए, रोस्ट्रम पे गए हैं, तो कमरे में खामोशी छा गई। The scowl he assumed to cover his inward nervousness, scowl क्या होता है, फ्राउन, FROWN, तेवरी चढ़ाना, माथे पर बल डालना। तो मिस्टर चिप्स ने माथे पर बल डाल रखे थे ताकि अपनी नर्वसनेस को, अपने एक्साइटी को, अपनी जो इनर फीलिंग्स है उसको छुपा, डिस्कम्फर्ट को छुपा सकें। The tall clock ticking behind him and the smell of ink and varnish. Varnish क्या होता है बेटे, varnish किसे कहते हैं, varnish क्या होगा, पेंट। कमरे में क्या था जनाब, पेंट की बू थी, और जो वॉल क्लॉक था उसकी टिकिंग थी, उसकी टिक टिक की आवाज़ें जो थी वो कमरे में सुनाई दे रही थी। The last blood red rays slanting on the slabs through the stained glass windows. Slanting का मतलब क्या होगा, sloping, तिरछी आना, तिरछी, स्लोपिंग। तो जो आखिरी सूरज की किरणें थी, शाम जो है वो ढल रही है, आखिरी किरणें हैं, रेड ब्लड रेज हैं, वो जनाब जो स्टेन्ड ग्लास, स्टेन्ड क्या होता है बेटा, स्मीयर्ड, दाग, स्पॉटेड, स्मीयर्ड, दागदार जो शीशे थे जिन पे दाग पड़े हुए थे, उनमें से सूरज की जो रेड रेस, आखिरी रेस थी, सनसेट के करीब थी, वो छन छन के आ रही थी, तिरछी आ रही थी। द लास्ट जी, समवन ड्रॉप द डेस्क लिड क्विकली, ही मस्ट टेक्स एवरीवन बाय सरप्राइज। उस वक्त एक बच्चे ने डेस्क की जो लिड है, ऊपर वाला ढक्कन नीचे गिराया, और मिस्टर चिप्स को एक्शन लेना था और उन्हें सबको सरप्राइज करना था। ही मस्ट शो दैट देयर वाज नो नॉनसेंस, फुलिशनेस, स्टूपिडिटी अबाउट हिम। और वो बच्चों को बताना चाहता था कि मेरे साथ अहमकाना, बेवकूफ़ाना सलूक कोई नहीं कर सकता, हरकत कोई नहीं कर सकता। यू देयर इन द 5th row, फिर क्या कहा मिस्टर चिप्स ने, यू देयर इन द 5th row, कि वो बच्चा जो 5वीं कतार में बैठा है, यू विद द रेड हेयर, व्हाट इज़ योर नेम, वो बच्चा जिसके सुर्ख बाल हैं, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। खोले सर, बच्चे ने जवाब दिया मेरा नाम कोले है। Very well, Kole, you have 100 lines. No trouble after that. He had won the first round. और मिस्टर चिप्स ने कोले को कहा कि 500 दफ़ा ये आज का सबक लिख के लाना, ठीक है, you have 100 lines, 100 दफ़ा सतूर लिख कर लाना। उसके बाद जनाब कोई ट्रबल नहीं हुई, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं हुआ, और फर्स्ट राउंड जीता गया। And years later when Kole was an alderman, alderman होता है मेयर, and baronet, बैरोनेट क्या होता है, बैरोनेट भी कहा जाता है, दैट इज़ अ रैंक ऑफ ऑनर, बैरोनेट अ रैंक ऑफ ऑनर,
नवाब कहा जा सकता है। तो बहुत सालों बाद यही कॉलेज जिसे सज़ा मिली थी, ये क्या है, बहुत सालों बाद ये इंग्लैंड में मेयर बन गया सिटी का, लंदन का, और नवाब बन गया। एंड वेरियस अदर थिंग्स, और बहुत से शोबे उसको मिल गए। ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड हेयर टू ब्रुकफील्ड। उसने अपने बेटे को भी सालों बाद मिस्टर चिप्स के पास ही पढ़ने के लिए, जो रेड हेयर्ड था, उसको भेजा। Chips would say, Collie, your father was the first boy ever punished when I came there 25 years ago. और चिप्स कहा करता कि कोले, तुम्हारा फादर वो पहला बच्चा था जब मैं यहाँ पर आया था जिसे मैंने सज़ा दी थी, और तकरीबन 25 साल पहले का वाक़या है। He deserved it then and you deserve it now. वो तब सज़ा का मुस्तहिक था और तुम आज। How they all laughed and how Sir Richard laughed when his son wrote home the story in the next Sunday's letter. सारे बच्चे ये बात सुन के हंसे थे, और जब रिचर्ड कॉले के बेटे ने यही सारी स्टोरी ख़त में लिख के बाप को भेजी तो वो भी बहुत हंसा था। ठीक है जी, किसका बाप, यानी वो कॉले जिसको पनिश किया गया था, उसके बेटे को भी जब कहा गया कि तुम भी वैसे ही हो अपने बाप जैसे, तो उसने ये सारी स्टोरी लिख के भेजी। एंड अगेन years after that, many years after that, there was an even better joke for another Cole had just arrived, son of the Cole who was the son of the first Cole. और बहुत सालों बाद एक और जोक जो है नज़र आता है, इंसिडेंट नज़र आता है स्कूल में, और वो क्या है, वो जो फर्स्ट कोले था उसके बाद उसका बेटा सेकंड कोले, कोले उनका सरनेम है। ठीक है, उनका यानी अब फर्स्ट कोले का पोता जो थर्ड कोले है, उसी फैमिली का थर्ड जनरेशन, वो ब्रुकफील्ड में दाखिल हो गई है। एंड चिप्स वुड से punctuating expressing his remarks with that letter umph क्या होता है, umph mean coughing sound, asthmatic coughing sound, खांसती हुई आवाज़, खांसते हुए कुछ कहना, एस्थमेटिक टोन होती है ना, तो कहा गया खांसती हुई आवाज़ में उसे वो क्या कहा करता था, मिस्टर चिप्स, दैट हैड बाय देन बिकम ए हैबिट विद हिम। उस वक्त वो मिस्टर चिप्स की हैबिट बन गई थी वो कफिंग साउंड, अम्फ कहना। तो ये आपको मुख्तलिफ जगहों पर चैप्टर्स में अम्फ मिलेगा। कॉले यू आर अम्फ अ स्प्लेंडिड एग्जाम्पल ऑफ अम्फ इनहेरिटेड ट्रेडिशन, कि तुम्हारे जो इनहेरिटेड, तुम्हारे जो मौरूसी रवायात हैं, तुम भी उसी का ही हिस्सा हो, उसी की एग्जाम्पल हो तुम कॉले भी। आई रिमेंबर योर ग्रैंड फादर रम्फ, ही कुड नेवर ग्रैस्प द एब्लेटिव एब्सोल्यूट। ग्रैस्प क्या होता है बेटा, ग्रैस्प मीन टू अंडरस्टैंड, समझ जाना। ग्रैस्प को कहते हैं कॉम्प्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ग्रैस्प का मीनिंग है। और एब्लेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, यहाँ पर लिखा है एब्लेटिव एब्सोल्यूट, दैट इज द वर्ब एंड पार्टिसिपल, वर्ब एंड पार्टिसिपल इन लैटिन ग्रामर, इन लैटिन ग्रामर, लातीनी ज़बान में वर्ब और पार्टिसिपल को कहा जाता है। तो चिप्स क्या कहता है कोले को कि तुम्हारा दादा जो है ना, वो भी कभी लातीनी ज़बान की ग्रामर को कभी नहीं समझ पाया था। एक्चुअली मिस्टर चिप्स ही यूज्ड टू टीच क्लासिक लैंग्वेजेस लाइक ग्रीक एंड लैटिन पढ़ाया करता था बच्चों को। अ स्टूपिड फेलो, स्टूपिड foolish fellow, your grandfather and your father too, I remember him, he used to sit at that far desk by the wall, he was not much better either। कहते हैं कि तुम्हारे दादा जो है ना बड़े बेवकूफ़ थे, कभी ग्रामर को ग्रिप ही नहीं कर सके, और तुम्हारा फादर वो उस कोने में बैठा करता था आखिरी डेस्क पर, वो भी कोई बेहतर स्टूडेंट नहीं रहा, लातीनी ज़बान की ग्रामर नहीं समझता था। ठीक है, बट आई डू बिलीव माई डियर कॉले दैट यूर आर्म्स द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट। लॉट क्या होगा, फैमिली। और फिर क्या कहता चिप्स कि तुम जो तीसरी जनरेशन आए हो ना उसी फैमिली की, तुम कॉले जो तीसरे कॉले हो, तुम तो उस फैमिली में बिगेस्ट फूल हो, सबसे बड़े बेवकूफ़, स्टूपिड तुम ही हो। रोड्स ऑफ लाफ्टर, रोड्स क्या होता है, लाउड साउंड, लाउड नॉइज़। और फिर बच्चों के कह कहो की आवाज़ें आई कि मिस्टर चिप्स कैसे लतीफ़े बनाता है क्लास के अंदर। अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग कोल्ड, ये एक बहुत उसका अहम जोक था, लतीफ़ा था, जो कि वक्त के साथ साथ पुराना होता जा रहा था। बट इट्स सैड जोक टू इन अ वे, लेकिन ये इसको उदास भी कर देता था, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती थी। एंड एज चिप्स सेड बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स, गेल्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा के झोंके। ठीक है जी, रैटल, रैटल्ड, रैटल्ड, नॉक्ड, नॉकिंग, नॉकिंग, दस्तक देना। The window, the waves of humor and sadness swept over him very often till tears fell. Swept over का मतलब overcame,
गालिब आ जाना, ओवरकेम। लेकिन जब सर्दी के सर्द झोंके, बर्फीले झोंके, ख़ज़ा के मौसम के बर्फीले झोंके जो हैं वो टकराते खिड़कियों के साथ, तो उस वक्त मिस्टर चिप्स पर एक मिज़ाह और उदासी की कैफियत तारी हो जाती, यहाँ तक ऑफन एंटिल टीयर्स फेल डाउन ऑन हिज चिक्स, यहाँ तक कि उसके गालों पर, रुखसारों पर आंसू बहने लगते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी शी डिड नॉट नो वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग। यहाँ तक कि जब मिसेस विकेट जो है उसका चाय का कप लेके आती तो शी डिडंट नो व्हाट वाज द इनसाइड फीलिंग ऑफ चिप्स दैट मोमेंट, कि मिस्टर चिप्स की कैफियत उस मौके पर क्या थी, वेदर ही वाज लाफिंग और वीपिंग, कि क्या वो रो रहा है क्या हंस रहा है। उसे समझ नहीं आती थी, कभी वो हंस रहा है कभी वो रो रहा है, ये कैफियत थी। एंड नेदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और चिप्स को भी ये कैफियत समझ नहीं आती थी। यानी यादों का सैलाब जो था वो इस कदर ज़्यादा था, इस कदर यादें उसके जहन में महफूज हैं कि उसे कोई अपनी जो फीलिंग्स हैं उसका पता ही नहीं चलता था कि कब क्या क्या चीज़ें जहन में उमड़ कर आ रही हैं। बेटे इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अभी, और इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसी को बेस करते हैं क्वेश्चन इसके। जी सबसे पहले सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स मैंने आपके साथ शेयर किए बोर्ड पे, और इसमें भी आपको वही नज़र आएंगे। फाउंडेशन मीन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। एंथ्यूसियाज्म मीन ज़ील, जज्बा, ए ऑप्शन। तीसरा सेंटेंस है फर्म, फर्म होता है स्ट्रिक्ट, सख्त किस्म का, सी ऑप्शन। फोर्थ नंबर पे ऑडियल, ऑडियल क्या होता है, ट्रायल, आजमाइश, ए ऑप्शन। पांचवा है लस्टी, लस्टी का मतलब बॉयंट, बॉयंट का मतलब एनर्जेटिक, विगरस, सी ऑप्शन। नंबर 6 पे आइएगा बारबेरियन, बारबेरियन होता है सेवेजेस, वाइल्ड, ए ऑप्शन। 7 पे है पाउंस ऑन, पाउंस ऑन का मतलब हमला करना, अटैक। 8 नंबर पे है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट होता है कानूनी, लॉफुल, तो ए ऑप्शन आंसर है। 9 नंबर पे अनप्रिंसिपल्ड, अनप्रिंसिपल होता है गैर शाइस्ता, ना शाइस्ता, अनएथिकल, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आंसर है। नंबर 10 रुफियंस, रुफियंस होते हैं बदमाश, बुरे आदात वाले, स्काउंडलर्स, ए ऑप्शन आंसर है। बेटिंग का मतलब होता है तंग करना, नंबर 11 पे है, आंसर होगा टीजिंग, तो ए ऑप्शन आंसर है। नंबर 12 पे है मॉब, मॉब कहा जाता है क्राउड को, हजूम को, सी ऑप्शन। नंबर 13 पे है पिटीलेस, पिटीलेस होता है जालिम, तो सी ऑप्शन क्रूअल, जालिम है। नंबर 14 इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल होता है चुलबुलाहट वाला, यानी अनअपीसेबल, ए ऑप्शन अनअपीसेबल आंसर है। नंबर 15 आपके पास नंबर 15 आ गया हश, हश होता है साइलेंस, खामोशी, सी ऑप्शन आंसर है। 16 है डाइस, डाइस होता है रोस्ट्रम, ठीक है जी, सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 17 रेयरली, रेयरली होता है स्कार्सली, बामुश्किल, ए ऑप्शन स्कार्सली है। 18 पे स्विफ्टली होगा तेज़ी से, क्विकली, तो ए ऑप्शन आंसर है। नंबर 19 मिस्टिक, मिस्टिक मैंने आपको बताया सेंट, मिस्टीरियस, तो यहाँ सी आंसर मिस्टीरियस है। नंबर 20 इंटेंसिफाइंग, इंटेंसिफाइंग होता है गहरी सूझबूझ, डिपेनिंग, तो यहाँ पर सी ऑप्शन डिपेनिंग इसका आंसर होगा। फिर नंबर 21 पे आ जाइए परसेप्शन, परसेप्शन होता है शऊर, कॉन्शियसनेस, सूझबूझ, शऊर, ए ऑप्शन कॉन्शियसनेस। नंबर 22 शेरी, शेरी क्या होता है स्पेनिश वाइन, हस्पानवी शराब, डी आंसर है। 23 एनोडोमेनी, एनोडोमेनी क्या होता है एडवांसिंग एज, ओल्ड एज, बुढ़ापा। 24 टॉडलिंग, टॉडलिंग होता है क्राउलिंग चाइल्ड, टॉटरिंग, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 25 फिनोमिना, फिनोमिना क्या होता है रेयर इंसिडेंट, शाज होने वाला वाकया, ए आंसर। नंबर 26 रैग्ड, रैग का मतलब टीज, तंग करना, सी ऑप्शन टीज्ड। नंबर 27 पे है प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी होता है फर्स्ट, तो ए ऑप्शन जवाब होगा। 28 पे है सेंट, सेंट होता है स्मेल, फ्रेगरेंस, सी आंसर जवाब होगा स्मेल। 29 पे चबी, चबी मीन फैट एंड शॉर्ट, फैट एंड शॉर्ट, तो ये सी ऑप्शन। नंबर 30 पे कर्टियस, कर्टियस होता है पोलाइट, तो बी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 31 विविड, विविड होता है क्लियर, वाजे, डी ऑप्शन। नंबर 32 रिकलेक्शन होता है मेमोरी, पुरानी यादें, सी ऑप्शन। 33 पे है स्लीपी, स्लीपी का मतलब होता है ऊँघते हुए होना, ऊँघती हुई हालत में होना, नींद की हालत में होना, तो ड्राउजी, ए ऑप्शन आंसर होगा। 34 पे है डेकेड, डेकेड होता है 10 ईयर्स, सी आंसर होगा डेकेड।
35 पे स्प्राइटलीनेस, स्प्राइटलीनेस से चीयरफुलनेस, खुश मिजाजी, ए ऑप्शन। 36 पे वाइड गार्ड, वाइड गार्ड है नेट कोई जाली, तो डी ऑप्शन नेट। 37 ग्रैस्प, ग्रैस्प का मतलब अंडरस्टैंड, समझना, ए ऑप्शन बी अंडरस्टैंड है। 38 पे है एब्लेटिव एब्सोल्यूट, ये वर्ब एंड पार्टिसिपल होता है लैटिन ग्रामर में, तो डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। 39 लॉट, LOT लॉट का मतलब ऑल फैमिली, ऑल फैमिली, तो बी ऑप्शन है ऑल फैमिली। जी बेटा, अब आपके हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स में है व्हाट इज़ लाइफ लाइक व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्ड। जब बुढ़ापा आता है तो हम कैसा महसूस करते हैं? वन फील्स ड्राउजी, स्लीपी एंड द टाइम passes like the cattle moving lazily on a landscape। पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स measure टाइम आफ्टर हिज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद टाइम measure कैसे करता था? ही यूज टू measure हिज टाइम बाय द बेल्स ऑफ, और ही हैड सेट हिज टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल्स। What time did Mr. Chips keep after his retirement? कौन सा टाइम फॉलो करता था? He did not follow Greenwich time, rather he followed the time of the school bells sounding. The school bells, the time by school bells sounding for dinner, call over, prep and lights out. What different rituals, क्या क्या काम करता था? Did he perform before going to bed? बेड पर जाने से पहले वो क्या करता था? He wound up the clock. Then he put a net in front of the fireplace. Then he turned out the gas. And after that, he took a detective novel to bed. Detective novel पढ़ा करता था। What was Dr. Merivale opinion about his health? उसकी हेल्थ के बारे में डॉक्टर मेरीवेल करते थे कि यू आर फिटर देन आई, यू आर गोइंग टू बी वन आउट ऑफ दोज लकी पीपल हु आर गोइंग टू डाई अ नेचुरल डेथ, कि तुम लकी लोगों में से हो कि बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, नेचुरल डेथ मरोगे, कभी भी मरे तो नेचुरल डेथ होगी। What was Weatherby's observation about Chip's discipline? Chip's discipline के बारे में वेदरबाई कहता था कि your discipline was not good at Mulberry, तो you are getting another chance. Be firm, take a firm attitude from the first day. ठीक है। What was according to Weatherby the secret of discipline for a teacher? टीचर के लिए secret of discipline क्या है? A teacher needs to be teacher need to be firm and strict right from the first day, ठीक है, and nobody then can break the discipline of the class. How often did Merivale visit Chips? Chips के पास डॉक्टर मेरीवेल कब कब आता था? कि every fortnight he used to come, he visited every fortnight for his medical examination. From what disease did Mr. Chips suffer? कौन सी डिसीज़ थी जनाब मिस्टर चिप्स को, कौन सी बीमारी थी? He did not suffer from any particular disease, it was only old age उसकी बीमारी थी, ठीक है। What is meant by anno domini? Anno domini का मतलब क्या है? It means old age, advancing age. Why did Mr. Chips leave Mulberry? Mulberry क्यों छोड़ा था? Because his discipline was not good at that school and the students also teased him a lot. जब वो वहाँ था तो बच्चों ने बहुत तंग किया था उसे, इसलिए उसने छोड़ ही दिया। Who was Weatherby? Weatherby का करेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। Weatherby was the headmaster who interviewed Mr. Chips in 1870, but he advised different methods. He advised Chips on different methods and treated him kindly, politely, and in a courteous way like that of a father. Why was it easy to remember 1870? 1870 का ज़माना याद रखना क्यों ज़रूरी था? हमने पढ़ा अभी थर्ड पैराग्राफ में, बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, फ्रांस और जर्मन में लड़ाई हुई थी उस दौरान। And also in the same year, Weatherby took interview of Mr. Chips. Describe Mr. Chips' first meeting with Weatherby. Weatherby के साथ जो फर्स्ट मीटिंग थी वो आपने डिस्क्राइब करनी है। आपने ये देखा कि he said to Mr. Chips that you are a young man, give your enthusiasm, your high passion to school and the school will give you something in return, ठीक है, and you are getting another chance to improve your discipline in the school, so never let any boy to play trick on you, कि किसी बच्चे को मौका ना देना कि वो तुम्हारे साथ ट्रिक्स प्ले करे,
कोई शरारत करे और अपने एंथ्यूजिज्म से काम करो। डिस्क्राइब द फर्स्ट ऑर्डियल ऑफ मिस्टर चिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसका जो पहली आजमाइशी क्लास थी वो क्या थी, आपने देखा ही हैड टू टेक अ क्लास इन द बिग हॉल विद 500 lusty barbarous boys who were unethical and uncivilized, who took it their tradition, the very baiting or ragging of the newcomer। वो टीचर को दीवाना बनाना, पागल बनाना या उनके साथ मजाक करना अपनी मतलब रवायत समझते थे वो बच्चे कि टीचर को टीज़ किया जाए फर्स्ट डे। ठीक है जनाब। तो ही हैंडल्ड और कंट्रोल द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय पनिशिंग वन ऑफ द बॉय हु ट्राइड टू मेक अ मिस्चिफ। तो एक बच्चे को उसने सज़ा दे के सब चीज़ें कंट्रोल की थी। हु वॉज कोले? कोले कौन था? कोले वॉज द वेरी फर्स्ट बॉय एवर पनिश बाय मिस्टर चिप्स। ठीक है जनाब। ही ट्राई टू, आपने पढ़ा, ही ट्राई टू ड्रॉप द लिड ऑफ द डेस्क एंड मिस्टर चिप्स आस्क्ड हिम टू राइट द लेसन 100 times. Later on, his son and grandson, they also joined the same school. Draw a character sketch of Mr. Chips. Mr. Chips का character sketch बहुत important है। आपने पढ़ा कि he was born in 1848. He joined Brookfield in 1870. He was fresh complexioned, high-collared, and side-whiskered young man. He served Brookfield for 45 years. What was the joke about Cole Junior? Cole Junior को वो क्या कहा करता था? वो कहा करता था चिप्स कि you are a fine example of inherited tradition. तुम जो मरूसी रवायात है ख़ानदान की नलायकी की, उसका एक नमूना हो। ठीक है। तो your father, he was a stupid, he did not grasp the ablative absolute. Similarly, your father, your grandfather, they didn't understand the rules of grammar. But you are the biggest fool of the all. कि तुम सबसे बेवकूफ़ हो उन सब में, वो भी बेवकूफ़ थे, तुम भी। What were Mr. Chips' memories of the big hall? Big hall की memories क्या थी? उसे याद था कि there were 500 students in the hall. It was autumn afternoon and the last blood rays of the sun were filtering through the stained glass windows. And there was smell of varnish in the room. A big wall clock was ticking behind. ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। What do you know about Cole Junior? Cole Junior कौन था? He was the grandson of the Richard Cole, whom Mr. Chips had punished for not being able to learn Latin grammar. ठीक है, he was poor at grammar. How did Chips remember his preliminary interview at Brookfield? Brookfield Public School में जो उसका इब्तदाई इंटरव्यू था उसको कैसे याद रखा उसने? उसे याद था कि it was a sunny day of July and the air was full of the scent of flowers. There was plick-plock on the pitch, cricket pitch, and Brookfield was playing a match with Barnhurst, and Barnhurst boys, one of the Barnhurst boys made a brilliant century. कि एक बच्चे ने सेंचुरी भी बनाई थी मेरे इंटरव्यू के पहले दिन। ये सारी चीज़ें उससे बखूबी याद थी। ठीक है बेटे, ये आपका अब पहला चैप्टर नॉवल का कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज में सिनोनिम्स और हमने कर लिए जनाब क्वेश्चन आंसर। अभी हमारे पास 10 मिनट बाकी हैं, उसमें थोड़ा सा काम बेटे आपने ग्रामर का भी कर लेना है। चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, इसके वर्ड्स मीनिंग को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स को भी गो थ्रू कीजिएगा दोबारा से। बेटे हमने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज जो है सॉल्व पैसेज 1 to 33 थे। ठीक है ना, 1 to 33 सॉल्व एक्सरसाइजेज करनी थी और ऑलमोस्ट हमारी 30 के करीब जो एक्सरसाइजेज सॉल्व वाली हो चुकी हैं। आखिरी 3 एक्सरसाइजेज हम लोग आज करेंगे और वो नंबर कौन कौन सा होगा? 30, 32 एंड 33। ये क्या है? ट्रांसलेशन पैसेजेस हैं। एक्चुअली हमने दरमियान में 31 वाला पैसेज शॉर्ट था, जिस पीरियड में मैंने आपको ये करवाया था जिस लेक्चर में, उसमें हमने डिलिबरेटली 30 नंबर वाला पैराग्राफ लेंथी था, तो ये मैंने छोड़कर 31 वाला करवा दिया था ताकि टाइम अवेल किया जा सके। तो आज ये जो रिमेनिंग 3 पैराग्राफ करके ट्रांसलेशन पैसेज भी ख़त्म करते हैं सॉल्व वाले, ताकि हम अनसॉल्व पैसेजेस की तरफ आ सकें। तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर दैट इज़ परहैप्स 287। पेज नंबर 287 मेरे पास है और पैराग्राफ नंबर 30 है। देखते हैं पैराग्राफ 30 में क्या है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, इज़ एम आर है, दारुल हुकूमत होता है कैपिटल। तो मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला ने शहर को बुरी तरह मुतासिर किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द अर्थक्वेक क्या होता है? ज़लज़ला। द अर्थक्वेक ऑफ 8 अक्टूबर 2005 badly affected
बैडली अफेक्टेड दिस सिटी, बुरी तरह से इस शहर को मुतासिर किया। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इसका 70% हिस्सा ज़मीन बोस हो गया। ज़मीन बोस होना होता है टर्न इनटू रबल, टर्न इनटू रबल, RUBBLE। तो 70% ऑफ दिस सिटी टर्नड इनटू रबल। बाकी मांदा द रेस्ट ऑफ द एरिया रहने के काबिल ना रहा। became unlivable, रह में द रेस्ट ऑफ द एरिया became अनलिवेबल, रहने के काबिल ना रहा। सदारती रिहाइश का क्या होती है? प्रेसिडेंट हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस और दीगर सरकारी अदारे और एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस भी मलबे का ढेर बन गए। मलबे का ढेर बनना टर्न्ड इनटू डेब्रिस। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड अदर ऑफिशियल और द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस टर्न्ड इनटू डेब्रिस। तमाम तालीमी इदारे ज़मीन पर आ गए। ज़मीन पे आना क्या होगा? डैश्ड, आ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म, डैश टू द ग्राउंड। तो ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डैश्ड टू द ग्राउंड। नेक्स्ट देखते हैं बेशुमार, मैनी, वो 7000 तलबा हलाक हो गए। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डाइड। तो मैनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डाइड। लाखों अफराद बेघर हो गए। लाखों क्या होगा? मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम होमलेस। होमलेस होगा बेघर हो जाना, तो मिलियंस ऑफ पीपल बिकेम होमलेस। ये तारीख का बदतरीन जल्जला था। द वर्स्ट, इट वॉज द वर्स्ट, WORST, इट वॉज द वर्स्ट अर्थक्वेक ऑफ द हिस्ट्री। आगे देखते हैं, अल्लाह हमें ऐसी आफात से महफूज रखे। यानी दुआ की जा रही है तो मे से होगा, तो मे अल्लाह सेव अस, महफूज रखना क्या होगा? सेव। मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम सच, और आफात क्या होगा? कैलेमिटीज़। मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम सच कैलेमिटीज़। ठीक है जी, डिज़ास्टर, फ्रॉम सच डिज़ास्टर। बेटे आपका पैराग्राफ नंबर 30 मुकम्मल हुआ। 31 वाला हम पहले कर चुके हैं इस लास्ट लेक्चर में, शॉर्ट होने की वजह से इस टाइम अवेल किया था हम लोगों ने। नंबर 32 पे आते हैं। जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जोहरी तवानाई है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। फॉर द कैन भी आएगा, सकता है, जा सकता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग कि जोहरी तवानाई के मकासद महज मनफी हैं। डैट द पर्पसेस, मकासद, पर्पसेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी आर ओनली नेगेटिव। मनफी होते हैं नेगेटिव, और इससे सिर्फ दुनिया को तबाह करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड इट कैन ओनली बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द world and it can only be used to destroy the world। आगे देखें, जोहरी तवानाई से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जनरेट होता है बिजली पैदा करना, तो we can generate electricity from nuclear energy। नेक्स्ट देखिएगा, जोहरी तवानाई मौजूदा दौर की एक ऐसी कुव्वत है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ सच अ पावर ऑफ द प्रेजेंट डे, और यहाँ टुडे द न्यूक्लियर एनर्जी इज़ सच अ फोर्स जिसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नज़रअंदाज करना, निगलेक्ट करना, विच कैन नॉट बी निगलेक्टेड हरगिज़ एट ऑल। यानी टुडे न्यूक्लियर पावर इज़ सच अ फोर्स विच कैन नॉट बी निगलेक्टेड, ये सारे सॉल्व मौजूद हैं आपके पास। एक आखिरी पैराग्राफ है, 2 लाइनों वाला, इसको कर लेते हैं ताकि ये पीरियड में ख़त्म हो जाए काम। हम साइंसी दौर में रह रहे हैं। वी आर लिविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इन द एज ऑफ साइंस। दुनिया का हर मुल्क साइंस में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज ट्राइंग। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू प्रोग्रेस, तरक्की करना इन साइंस।
इंसान ने साइंस को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छे मकासद, गुड पर्पसेस, तो मैन हैज़ किया है, कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैन हैज़ यूज्ड साइंस फॉर गुड पर्पसेस। इसकी मदद से, विद इट्स हेल्प, उसने बहुत से इसकी मदद से उसने बहुत सी कारामद चीज़ें बनाई हैं। तो विद इट्स हेल्प ही हैज़ मेड, बनाई है, बना चुका है, परफेक्ट टेंस अगेन। तो विद इट्स हेल्प ही हैज़ इन्वेंटेड मैनी यूज़फुल थिंग्स। लेकिन इंसान ने साइंस को बुरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है। बट मैन हैज़, किया है, कर चुका है, हैज़ ऑल्सो यूज्ड साइंस फॉर, क्या आ जाएगा, बुरे मकासद के लिए क्या होगा, फॉर बैड पर्पसेस। इसकी मदद से उसने बहुत से तबाहकुन हथियार बनाए हैं। बनाना, इन्वेंट करना, तबाहकुन, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। तो विद इट्स हेल्प ही हैज़ इन्वेंटेड, बनाए हैं, बना चुका है, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही, विद इट्स हेल्प ही हैज़ इन्वेंटेड मैनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। हर मुल्क चाहता है, एवरी कंट्री वॉन्ट्स, प्रेजेंट कौन सा ये टेंस, इंडेफिनिट टेंस है, कि उसके पास जदीद हथियार हों। एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू हैव द लेटेस्ट, द मोस्ट मॉडर्न। हथियार क्या होते हैं, वेपन्स। एवरी कंट्री डिज़ायर्स, एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू हैव द लेटेस्ट weapons, the most advanced weapons. And beta, here comes the end of your today's lecture, and we got completed our chapter number 1 from the novel, and at the same time we covered the rest of the translation passages from the unique notes. Thank you very much beta. Take care and stay blessed. Allah Hafiz.